कहाँ तक हो गया था? नेमिंग ऑफ अल्कोहल। नेमिंग ऑफ अल्कोहल हो गया। इसका क्या नाम होगा? हम्म क्या? देखो, इसका नाम होगा, यही पेरेंट चेन होगा, नंबरिंग भी इधर से ही होगा। 4 पर क्या है? मिथाइल। 4 मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंट। सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। एक से ज्यादा वो एच है तो ई। कौन सा पोजीशन? 2,3 डायो। इसका नाम लिखो जल्दी से। इसका नाम क्या होगा? 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेक्टेट 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल बिल्कुल सही। 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्से साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन का पेरेंट चेन, दैट इज इथेन 1,2 डायोल। इसका कॉमन नेम ध्यान रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको ग्लिसरॉल बोलते हैं। ग्लिसरॉल। हाँ, इथिलीन ग्लाइकोल, सॉरी, इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल या सिंपली ग्लाइकोल भी बोला जाता है। ये है ग्लिसरॉल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल, और कॉमनली नोन एज ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन भी बोला जाता है, और ग्लिसरीन। चलो, नेमिंग ऑफ सल्फोनिक एसिड।
सल्फो। जनरलाइज अगर करूँ, अल्केन, इसमें भी पूरा नाम लिखा जाता है। एक और कौन है जिसमें पूरा नाम लिखा जाता है अभी तक जितना बताए हैं? अल्केन सल्फोनिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे? दैट वन इज मीथेन सल्फोनिक एसिड। ये देखिए पेरेंट चेन हो जाएगा। नंबरिंग हम इधर से करेंगे। नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल पेंटेन 3 सल्फोनिक एसिड। 3 सल्फोनिक एसिड। जो रूल अल्कोहल में लगता था यहाँ पर भी वही रूल है कि आपको नंबरिंग इस तरह से करना है कि फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर मिले, और फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसको लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3। 3 पर क्या है? सल्फो, क्योंकि ये सीनियर है और ये जूनियर है। 3 सल्फो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड के बाद अगला जो बच जाता है थायोन। थायोन नोमेनक्लेचर का क्वेश्चंस बनाना शुरू किए? नहीं कर दिए? क्या मॉड्यूल नहीं मिला? किसी को मॉड्यूल नहीं मिला? मॉड्यूल तो मिला ना, तो तुम्हें क्यों नहीं मिला? ड्यू है। ड्यू नहीं तो मॉड्यूल मिल जाना चाहिए। मांगा जाके? मांगा तो ऐसा ऐसा नहीं है ना कि आपके हाथ में खाना कि लीजिए खाइए। जाके मांगो एक बार, समझा? नेमिंग ऑफ थायोल। फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स, प्रीफिक्स। फंक्शनल ग्रुप एसएच। जब भी सल्फर आता है तो थायो टर्म यूज होता है। थायो। जैसे इसका नाम क्या है बताओ?
हम्म, चलो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा भूल गया। चलो याद करना इसको, H2SO3 आपको रिडॉक्स रिएक्शन में बताए हैं, आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी बताए हैं। सफिक्स इसका होता है थायोली, और इसका प्रीफिक्स होता है दैट वन इज मरकैप्टो, मरकैप्टो। जनरलाइज करें इसको तो इसको क्या लिखेंगे, अल्कन एक्स थायोल, और जहां पर लिख लीजिएगा एक्स इज द पोजीशन ऑफ SH। इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथन थायोल। मीथन एक कार्बन है तो मीथन थायोल। जैसे अल्कोहल का करते थे इसका भी उसी तरह से करना है। यही पेरेंट चेन, नंबरिंग इस साइड से करेंगे। 5 कार्बन है इसलिए पेंट एक, चलो डबल बॉन्ड भी लगा देता हूँ, पेंट 2 इन इन 2 थायोल। जैसे इसका बताओ, अब इन दोनों में सीनियर कौन है, उसके लिए सीनियरिटी टेबल आपको जानना पड़ेगा। बताया हूँ, OH इज द सीनियर, OH सीनियर है। तो 3 पर क्या है बताओ अभी, मरकैप्टो। 3 पर मरकैप्टो, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सन 1 ऑल। तो ये भी ओवर हो गया। नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ ईथर, नेमिंग ऑफ ईथर। नेमिंग ऑफ ईथर, OR सफिक्स, इसका तो कोई सफिक्स है या नहीं, जो अल्केन्स है। एन, और इसका प्रीफिक्स होता है दैट वन इज हाइड, अल्कोक्सी, अल्कोक्सी। देखो जनरलाइज कर रहे हैं, अगर इस साइड मान लो कि नंबर ऑफ कार्बन मोर है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन हो जाएगा। जिधर ज्यादा, जिस अल्काइल ग्रुप के साइड नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा, इधर मान लो 2 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, तो ये मेरा पेरेंट चेन हो जाएगा। और ये जो बच जाता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज अल्कोक्सी, अल्कोक्सी। जैसे OCH3 रहता तो क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी। CH3 इज मिथाइल,
और O आ गया तो इसको मिथॉक्सी बोलेंगे। अगर यहाँ पर CH2 CH3 रहता तो इथॉक्सी बोलते हैं। तो ये अल्कोक्सी क्या नाम हो जाएगा? अल्कोक्सी अल्केन। इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्कोक्सी। अल्क वाला में R- होगा, अल्केन, अल्केन में R वाला कार्बन होगा। जैसे देखिए सबसे छोटा ईथर, मिथॉक्सी मीथेन। हाँ मिथॉक्सी। देखो ये है आपका मिथॉक्सी, मिथॉक्सी मीथेन। इसका कॉमन नेम ध्यान रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर। ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो डाई मिथाइल ईथर। क्या? डाई मिथाइल ईथर। इसका नाम क्या हो जाएगा? ये है आपका इथॉक्सी, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। इसका कॉमन नेम हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। क्या? डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। जैसे देखो इसका नाम बताओ, तो देखो किधर ज्यादा कार्बन, इस साइड ज्यादा कार्बन, ये पेरेंट चेन बनने वाला है और उस साइड सब्स्टिट्यूएंट बनने वाला है। तो इसका नाम तो हम लोग जानते हैं, दैट इज इथॉक्सी इथेन, सॉरी इथॉक्सी। अब क्या करना है ना, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, जैसे ओ एच रहता तो फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, इसी तरह ओ आर है। तो आपको क्या करना है ना, ये जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है इसको लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन लेना है। अल्कोहल में भी तो इसी तरह करते थे, ये ओ एच रहता था, बोलते थे कि ओ एच जिस कार्बन से अटैच रहता है उसको लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन लो। तो यहाँ पर भी ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, इसको लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन लेना है, फिर नंबरिंग करना है सच दैट फंक्शनल ग्रुप गेट द लोअर नंबर। तो क्या करेंगे देखो, क्या नाम हो जाएगा? 2 पर इथॉक्सी, कितना कार्बन? 4 कार्बन, इसलिए ब्यूटेन। इसका नाम बताओ जल्दी से। देखो नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। अल्फाबेटिकली बी पहले आता है और इथॉक्सी का ई बाद में आता है, इसलिए इसको 1 नंबर दिया, इसको 3 नंबर दिया। तो क्या नाम हो जाएगा? 1 ब्रोमो 3 इथॉक्सी साइक्लो हेक्सेन हो गया। फिर देखो इसी में है नेमिंग ऑफ हिपोक्साइड। साइक्लिक ईथर को हिपोक्साइड बोला जाता है। नेमिंग ऑफ इपोक्साइड, दैट इज साइक्लिक ईथर इपोक्साइड। जैसे देखिए ये एक साइक्लिक ईथर है, इसको इसका नाम होता है दैट वन इज इपोक्सी इथेन, इपोक्सी इथेन। इसको हम इपोक्सी बोले और 2 कार्बन है इसलिए इथेन बोला।
जैसे देखो यहाँ पर एक और ऐसा रहता, तो हमको क्या करना पड़ता है, यही मेरा पेरेंट चेन होता है, ये पेरेंट चेन नंबरिंग कर देता 1 2 3 4। तो देखो 2 3 पर क्या है, इपॉक्सी है, 2 3 पर इपॉक्सी और 4 कार्बन इसलिए ब्यूटेन। क्या लिखेंगे, 2 3 इपॉक्सी ब्यूटेन। इसका कॉमन नेम ध्यान रखना है, इसको ऑक्सीरेन बोलते हैं, ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट लिखे दैट वन इज नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एक बच गया था, इसके बाद इसको कट करके एमीन बच गया था, ये एक फंक्शनल ग्रुप बच गया है और सब हो गया, तो उसको कट के पहले एमीन का देख लेते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड। नेमिंग ऑफ एमीन, देखो जैसे टेबल बना लो एमीन में, ये फंक्शनल ग्रुप NH2 होता है, सफिक्स दैट वन इज एमीन ही होता है, और इसका प्रीफिक्स जो होता है दैट वन इज अमाइनो, अमाइनो बोला जाता है। जनरलाइज कर रहे हैं, RNH2 है, तो जैसे अल्कोहल हम लोग बोलते थे, अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है उसको लेते हुए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लीजिए, यहाँ पर भी एमीन जिस कार्बन से अटैच है उसको लेते हुए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लीजिए, और यहाँ पर इसका पोजीशन भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे जनरलाइज करेंगे, दैट वन इज अल्कन एक्स अमाइन एंड एक्स इज द पोजीशंस ऑफ एमीन। कौन सा पोजीशन पर आएगा, जैसे देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथन अमीन, मीथन अमीन, मीथन अमीन। ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसको लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग इस तरह से करना है फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर, बट दोनों साइड से सेम है, इसलिए क्या करेंगे हम सब्स्टिट्यूएंट्स को देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स को देखते हुए राइट साइड से नंबरिंग कर दिया। 2 पोजीशन पर क्या है, मिथाइल, 2 पोजीशन पर मिथाइल, टोटल 5 कार्बन इसलिए पेंट, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, पोजीशन ऑफ NH2 इज थर्ड अमीन। अगर सेकेंडरी अमीन हो तो कैसे नेमिंग करते हैं, देखिए दिस वन इज सेकेंडरी अमीन, ये क्या था, प्राइमरी अमीन था, तो सेकेंडरी अमीन का नेमिंग कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि इस एमीन के इस साइड 4 कार्बन, लेफ्ट साइड 4 कार्बन, राइट साइड 2 कार्बन, तो जिधर ज्यादा कार्बन वही पेरेंट चेन होगा, और जो कम कार्बन होगा दैट विल बी सब्स्टिट्यूएंट्स। तो अभी क्या करेंगे, देखो यही आपका पेरेंट चेन होगा, नंबरिंग भी यहीं से करना है। चलो एक मिथाइल भी यहाँ लगा देता हूं। तो अभी क्या,
ये एन पोजीशन पर क्या है, इथाइल है। तो कैसे लिखते हैं, देखो यहां पर N,3 डाइमिथाइल, अच्छा एन इथाइल, दोनों एक जैसा नहीं है, इसलिए एन इथाइल 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, टोटल कितना कार्बन, 4 कार्बन, इसलिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, वन पोजीशन पर ही है, लिखना है तो लिख लीजिए 1 अमीन। अगर ऐसा रहता तो टर्सरी अमीन है, तो जिस अल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा वही पेरेंट चेन होगा। तो आप देख सकते हो यही आपका क्या है, पेरेंट चेन। नंबरिंग भी कर दिया। अब क्या है, एन पर इथाइल भी है और एन पर मिथाइल भी है। तो पहले क्या लिखेंगे, एन पर क्या है, इथाइल, फिर एन पोजीशन पर क्या है, मिथाइल, और यहाँ थर्ड पोजीशन पर भी क्या है, मिथाइल। तो दोनों को एक ही साथ लिख दिया, टोटल 4 कार्बन, ब्यूटन 1 अमीन। नेक्स्ट देखो, चलो अमीन भी हो गया। अब नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। आपको ये पता होना चाहिए इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। इसको पीएच से, इसको 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सी, इसका फॉर्मूला C6H6 होता है। इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एक बीच में सर्कल दे दिया जाता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग के अंदर घूमते हैं। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, PHH। ये सब बेंजीन है। बेंजीन से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल देते हो तो क्या बनता है, फिनाइल बनता है। ये फिनाइल ग्रुप है, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पीएच से, इसलिए लिखा गया PHH। एक हाइड्रोजन दे दिए तो बेंजीन बन गया। जैसे देखो, ये तो पहले बताया ना आप लोग को, ये X इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये जो पोजीशन होता है ऑर्थो पोजीशन होता है, इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, ये दिस वन इज मेटा पोजीशन, और ये जो पोजीशन होता है दैट वन इज पैरा पोजीशन। तो ये लिख लो पहले ये, अगर ग्रुप चेंज कर दिए, मान लो कि ग्रुप यहाँ रहता COOH, तो ये पोजीशन क्या होता है बताओ, ऑर्थो।
ग्रुप को, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो एडजेसेंट पोजीशन होता है ऑर्थो पोजीशन, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन, और ये मेटा पोजीशन, और ये कौन सा पोजीशन, पैरा पोजीशन। चलो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। इसका कॉमन नेम क्या होगा? टोल्यून बोलते हैं, टोल्यून। इसको क्या बोलेंगे? 1,1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन लिख लो। क्या? 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। और इसका कॉमन नेम ध्यान रखिएगा, ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थो रिस्पेक्ट में, ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थोजाइलिन बोला जाता है इसको, ऑर्थोजाइलिन। इसी तरह से अगर यहाँ ऐसा रहता तो इसका क्या लिख लीजिएगा? 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, पोजीशन चेंज हो रहा है ओनली। और इसी तरह से ये वाला भी, दोनों को पैरा पोजीशन पर कर देते हैं। इसमें क्या लिखना है? 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मेटा एम जाइलिन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? मेटा पोजीशन। और इसमें क्या लिखना है? 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, और ब्रैकेट में लिखना है पी जाइलिन। ये सब नाम याद करना पड़ेगा आपको। इसको क्या बोलते हैं? दिस वन इज फिनाइल, फिनाइल इथाइन या इथीन। इसका कॉमन नेम क्या है? इथाइलिन बोलते हैं इसको। इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल, फिनाइल। अगर पोजीशन लिखना है तो लिख दो 1 फिनाइल इथीन, और कॉमनली नोन एज स्टाइरिन। इसको स्टाइरिन बोलते हैं हम लोग। इसको क्या बोलेंगे? 1 फिनाइल इथाइन, commonly known as phenyl acetylene। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या कॉमनली इसको बेंजोइक एसिड भी बोला करते हैं, बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है आपका
इसको हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन, क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? हाँ, अनहाइड्राइड है तो नाम क्या होगा? इसका पेरेंट एसिड कौन सा है? बेंजोइक एसिड, तो इसको बोल देंगे बेंजोइक एनहाइड्राइड। बेंजोइक अनहाइड्राइड, बेंजोइक अनहाइड्राइड। इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोला? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और कॉमनली इसका नाम जो होता है थैलिक एसिड बोला जाता है, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। इसका नाम तो लिख लोगे, बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 और 3 पोजीशन पर है अभी। और इसका कॉमन नेम ध्यान रखिएगा, आइसोथैलिक एसिड बोलते हैं, आइसोथैलिक एसिड। आइसोथैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड। इसका नाम क्या होगा? बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और कॉमन नेम इसको हम लोग टेरेप्थैलिक एसिड बोलते हैं, टेरेप्थैलिक एसिड। टेरेप्थैलिक एसिड, इसका नाम है बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम है बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम है बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और कॉमन नेम लिख दिया गया। क्या किया गया है? यहाँ से एक वाटर निकाल दिया गया है, वही है ना? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? इसका पेरेंट एसिड क्या होगा? पेरेंट एसिड यही होगा। तो क्या करना है? एसिड को हटाओ, एनहाइड्राइड लगाओ। तो क्या नाम हो जाएगा? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड या थैलिक एनहाइड्राइड, कॉमन नेम यही वाला है वहां। फिर से मैं बोल देता हूँ, उसका जो नाम होगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड। एसिड को हटाकर अनहाइड्राइड लगा देना है, या कॉमन नेम लिख लीजिएगा थैलिक अनहाइड्राइड।
इसको हम कॉमनली फिनॉल बुलाया करते हैं, फिनॉल। दिस वन इज फिनॉल। इसका नाम लिख लीजिए, इसको बेंजीन कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। और इसका जो कॉमन नेम होता है बेंजोनाइट्राइल बोलते हैं, बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल, नाइट्राइल। इसका नाम क्या होगा? मिथॉक्सी बेंजीन। इसका कॉमन नेम ध्यान रखना, इसको हम एनिसोल बोलते हैं। ये क्या है? मिथॉक्सी बेंजीन। और कॉमनली इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनिसोल। इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोबेंजीन। इसको क्या बोलेंगे? क्या? हाँ, नाइट्रोसोबेंजीन। बताया था कि नाइट्रोसो फंक्शनल ग्रुप है, तो दिस वन इज नाइट्रोसो। क्या? नाइट्रोसो। एंड दिस वन इज नाइट्रो। तो नाइट्रोसोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। इसको क्या बोलेंगे? हेलोबेंजीन। इसको क्या बोलेंगे बताओ? एनिलीन। दिस वन इज एनिलीन, एनिलीन। ये नाम लिखना है तो क्या बोलेंगे? अमाइनो बेंजीन। NH2 इज अमाइनो, अमाइनो बेंजीन, कॉमन नेम एनिलीन। तो ये चैप्टर्स इतना ही है, अब इसमें कुछ नहीं है इस चैप्टर्स में। चलो, तो नोमेनक्लेचर कैसा लगा? अच्छा लगा? या करेला, करेला जैसा कड़वा लगा? खाता ही नहीं तो करेला का जूस कैसे पीता है? नहीं पीता है। तो अगला चैप्टर्स शुरू करते हैं। तो लिखो अगला चैप्टर, आइसोमेरिज्म्स। आइसोमेरिज्म्स। ये भी लगभग 6-7 क्लास लगेगा, 6-7 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। तो इसको डिफाइन कर लीजिए पहले, आइसोमेरिज्म होता क्या है? लिखो, व्हेन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, TW, two organic compound have same molecular formula,
when two organic compound have same molecular formula, ब्रैकेट में MF लिख लीजिएगा, have same molecular formula but have difference in but have difference in at least one property, but have difference in at least one properties, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फिजिकल एंड केमिकल, but have difference in at least one properties, ब्रैकेट में फिजिकल एंड केमिकल, are called isomer of each other, are called isomer of each other, and that phenomenon is called isomerisms, and that phenomenon is called isomerism. And that phenomenon is called isomerism. तो क्या इसका बोला गया, अगर दो ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक भी प्रॉपर्टी, एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी में अगर डिफरेंस होगा, तो हम बोलेंगे ये दोनों जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दे आर आइसोमर ऑफ ईच अदर, और इसी फिनोमिनन को हम आइसोमेरिज्म्स बुलाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल्स, एक है इथाइल अल्कोहल और एक है डाई मिथाइल ईथर। ये क्या है, इथाइल अल्कोहल, और ये क्या है, डाई मिथाइल ईथर। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा जाए तो कितना है, C2H6O, इसका भी कितना है, C2H6O। बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट इनका केमिकल प्रॉपर्टीज, इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, बहुत सारा अलग। जैसे बताएं, जैसे अगर मैं सबसे पहले अगर स्टेट की बात करूं, स्टेट ये जो एग्जिस्ट करता है लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है, और ये गैसेस हैं, ये क्या है, लिक्विड फेज में, और ये क्या है, गैसेस। देखो हम तो बोले कि एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी में डिफरेंस होना चाहिए, एक से ज्यादा है तो और अच्छी बात है, बट एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी में डिफरेंस होना जरूरी है टू बी कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म्स, आइसोमर। जैसे और मैं बात करूं, अगर मैं इसका सोडियम से रिएक्शंस कराऊं तो यहां पर देखोगे इस केस में इससे रिएक्ट कर कर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, बट इस केस में नो रिएक्शंस ही नहीं होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट इसका 70 डिग्री होता है और इसका ऑलमोस्ट 30 डिग्री, 30 डिग्री 40 डिग्री। देयर इज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो। अगर मैं इसका HI से रिएक्शंस कराऊं, हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शंस करवाऊं, तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनता है दैट वन इज CH, और इस केस में जो प्रोडक्ट बनता है CH3I। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि देयर इज डिफरेंस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी although they have same molecular formula. So these two organic compound will called as isomer of each other. तो ये समझ में आ गया कि आइसोमेरिज्म बेसिकली होता क्या है। आइसोमेरिज्म इज बेसिकली ए रिलेशंस बिटवीन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म्स। तो नेक्स्ट हेडिंग है दैट वन इज क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशंस ऑफ आइसोमेरिज्म्स। ये बेसिकली दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स। क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स। और दूसरा को बोलते हैं दैट वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स। पहले ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स क्या होता है यहीं पर लिख लीजिए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म लिखिए यहाँ पर, इसमें लिख लीजिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स में भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। नाम ही है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स, मतलब दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच क्या होगा, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। सेम molecular formula but have different structure। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कौन कौन सा आता है, सी पी एम टी एफ। दिस वन इज चेन आइसोमेरिज्म्स, दिस वन इज पोजीशन आइसोमेरिज्म्स, and this one is metamer। और ये टॉटोमेरिज्म्स, और ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म्स। तो इसको ऐसे याद रखोगे, सीपीएमटी में फेल, सीपीएमटी में फेल, सीपी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, सीपीटी सीपीएमटी, एमटी मीन्स मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स में फेल। तो एक एक करके हम देखेंगे कैसे स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, ये सब इस पर एक एक करके चर्चा करेंगे। बट यहाँ पर ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स क्या होता है इसको भी हम यहीं पर समझ लेते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, बट देयर विल बी डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप अराउंड दैट सेंटर। तो इसमें लिखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर, but have difference in the arrangement of group, but have difference in arrangement of group around central atoms in the space same molecular formula, same structure, but there will be difference in the arrangement of group around that central atom in the space। कैसे डिफरेंस आएगा वो जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, अभी इतना आप डेफिनेशन ध्यान रखोगे। इसका भी दो टाइप्स, दो क्या तीन टाइप्स लिख लो। एक को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स, फिर कॉन्फॉर्मेशनल
कन्फॉर्मेशनल आइसोमर या आइसोमेरिज्म्स, इतना चीज पढ़ लिया तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सबसे डिफिकल्ट कौन है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझना थोड़ा दिक्कत तो नहीं है, बट उसमें आपको ज़्यादा अटेंशन रहना पड़ेगा, अटेंशन। चलो ये सब तो तुरंत जल्दी जल्दी होगा। आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हेडिंग दे, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स में भी चेन आइसोमेरिज्म्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स में चेन आइसोमेरिज्म्स। चेन आइसोमेरिज्म, तो चेन आइसोमेरिज्म इसमें लिखें, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम ऐसे लिखो, टू कंपाउंड, टू ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, same molecular formula, but different size of parent chain, different size of parent chain or different size of side chain, ये सब अंडरलाइन कर दीजिए। but have different size of parent chain or different size of side chain, side chain के ब्रैकेट में आप सब्स्टिट्यूएंट लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स। बेसिकली इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा और पूछेगा इन दोनों में रिलेशंस क्या है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज चेन आइसोमर, 4 ऑप्शंस। तो कैसे पहचानना है, तो उसको पहचानने के लिए यही हेल्प करेगा कि पेरेंट चेन डिफरेंस होगा, या तो डिफरेंट साइज ऑफ साइड चेन होगा, डिफरेंट साइज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होगा, यही पहचान है इसका। जैसे एग्जांपल देखें, क्या पहले ये बताओ, क्या इसका कोई चेन आइसोमर होगा मीथेन का? एक कार्बन में आप कैसे डिफरेंस करोगे, तो इसका कोई चेन आइसोमर नहीं होता है। क्या इसका चेन आइसोमर होगा? नहीं होता है। क्या इसका प्रोपेन का चेन आइसोमर होता है? नहीं होता है। आप डिफरेंस कर ही नहीं सकते हो। अब ये 3 कार्बन का पेरेंट चेन है, तो क्या आप 2 कार्बन का पेरेंट चेन बना सकते हो? ऐसे कर दे, ये बेसिकली एक है, ऐसा समझो, ये रस्सी का एक छोर और ये दूसरा छोर, अगर इसको हम इसको खींचे, इलोंगेट करें, तो क्या होगा, ये ऐसा ही बन जाएगा। तो एक कार्बन मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का कभी भी CI पॉसिबल्स नहीं है, नो CI, ऐसे लिख देता हूं, नो CI। अब आते हैं ब्यूटेन में। इसका CI पॉसिबल्स है। देखो जैसे यहाँ पर 4 कार्बन का पेरेंट चेन, हम क्या करेंगे, कार्बन चेन कम कर देंगे, 3 कार्बन कर दिए, एक बचा, बीच में लगा दिए, तो ये दोनों में क्या रिलेशंस है, ये दोनों एक दूसरे का चेन आइसोमर है, ये दोनों एक दूसरे का चेन आइसोमर है, ये दोनों एक दूसरे क्या है, चेन आइसोमर। कि यहाँ पर देखो 4 कार्बन पेरेंट चेन देख लो, और यहाँ पर पेरेंट चेन में 3 कार्बन, नाम भी डिफरेंट होगा। इसको क्या बोलेंगे, दिस वन इज नॉर्मल ब्यूटेन एंड दिस वन इज, हाँ
आइसोब्यूटेन भी बोल सकते हैं या 2 मिथाइल प्रोपेन बोल सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि देर इज डिफरेंस इन different size of parent chain, means number of carbon atom in the parent chain are different although they have same molecular formula of both is C4H10, but there is difference in the size of parent chain. So इन दोनों में क्या रिलेशंस, ये दोनों एक दूसरे का चेन आइसोमर है, तो क्या लिखेंगे, ये दोनों एक दूसरे का CI है। जैसे आगे ये पेंटेन, भाई साहब पेंटेन का चेन आइसोमर बनाओ, क्या करोगे आप, कार्बन कम करो, 4 कार्बन, 1 कार्बन बचा यहां रख दिया। ये भी पॉसिबल है क्या, 3 कार्बन का पेरेंट चेन और 2 कार्बन बचा हुआ है, क्या इसको ऐसे कर दूं, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, नहीं है। ऐसा करो, ये एक छोड़, रस्सी का एक छोड़ और ये दूसरा छोड़, ये रस्सी का एक छोड़, इसका ये दूसरा छोड़, खींचो, क्या होगा, दोनों एक ही होगा ना। तो ये दोनों आइडेंटिकल्स है, तो दूसरा चेन आइसोमर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक मिथाइल यहां लगा सकते हैं। तो ये क्या है, ये तीनों आपस में क्या है, चेन आइसोमर है। अगर मैं ऐसे पूछूं क्या ये दोनों के इन दोनों का रिलेशन बताओ, तो बोलोगे CI। आप इन दोनों में रिलेशन बताओ तो क्या बोलोगे, CI। ये दोनों में रिलेशन बताओ तो क्या बोलोगे, एक दूसरे का CI है। तो ये सब आपस में एक दूसरे का CI है, CI ऑफ ईच अदर। जैसे और देखो ना, क्या क्या, हाँ उसको क्या है, बंद कर दो, आवाज कर रहा है वो, AC चालू कर दो। क्या सुनना, बताओ ये दोनों में रिलेशन, CI है, क्यों CI नहीं है, क्या लिखाया था देखो पढ़कर डेफिनेशन, डिफरेंट साइज ऑफ पेरेंट चेन, हाँ दोनों का पेरेंट चेन का साइज सेम है, साइक्लोहेक्सेन, बट देयर इज डिफरेंस इन डिफरेंट साइज ऑफ साइड चेन। साइड चेन इथेन है, बट यहां पर साइड चेन क्या है, मिथाइल है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो ये दोनों में भी क्या रिलेशन, एक दूसरे का CI है, साइड चेन में डिफरेंस हो गया ना, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, बट देर इज डिफरेंस इन द साइड चेन। सो ये दोनों में क्या रिलेशन, CI। जैसे ये देखो, बताओ, ये दोनों भी एक दूसरे का CI है, क्योंकि इन दोनों का साइड चेन क्या है, डिफरेंट है, तो ये भी CI। तो CI को पहचान लोगे, चेन आइसोमर को पहचान लोगे। जैसे देखो एक और करवा देता हूं, बताओ ये दोनों में क्या रिलेशन, CI होगा, क्यों CI, साइड चेन में डिफरेंस है,
साइड चेन यहाँ पर इथाइल है तो यहाँ पर 2 मिथाइल है। ऑल्दो दे हैव सेम parent chain, number of carbon atom in the parent chain are same, but there is difference in the side chain, size of side chain. So ये दोनों में भी क्या रिलेशंस, एक दूसरे का CI है। चलो आगे बढ़ते हैं। That one is position isomer. Position isomer, position isomer, position isomer, PI। तो इसमें क्या होगा देखो, पहले समझ लो। पोजीशन नाम से ही है, पोजीशन। चेन, चेन मतलब क्या, चेन में डिफरेंस, पेरेंट चेन में डिफरेंस या साइड चेन में डिफरेंस। चेन आइसोमर का मैं बता रहा हूँ। पोजीशन आइसोमर में क्या होगा, सेम साइज ऑफ पेरेंट चेन। अभी सुनो पहले, सेम साइज ऑफ पेरेंट चेन, सेम साइज ऑफ साइड चेन, बट देयर विल बी डिफरेंस इन द पोजीशंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड। समझा? तो इसको लिखो पहले। टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, TWO, टू ऑर्गेनिक कंपाउंड have same MF, comma, same size of parent chain, comma, same size of side chain, but different in position of substituents, comma, functional group, comma, multiple bond। मतलब ये इंपॉर्टेंट, ये जो बताया गया इंपॉर्टेंट, यही आपको पोजीशन आइसोमर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। लिख लिए? जैसे देखो क्वेश्चन, ये दोनों में क्या रिलेशन, देखो यहां पर पहले ऐसे देखो, पेरेंट चेन सेम 5 कार्बन 5 कार्बन, साइड चेन भी सेम मिथाइल मिथाइल, बट देर इज डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये सेकेंड कार्बन तो यहाँ क्या थर्ड कार्बन। तो ये दोनों में क्या रिलेशन, ये दोनों एक दूसरे का PI है। बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन, पेरेंट चेन सेम, साइड चेन सेम, बट डिफरेंस इन द पोजीशंस ऑफ मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ये दोनों में भी क्या रिलेशन, ये दोनों एक दूसरे का PI है, पोजीशन आइसोमर है। ये सब आपस में क्या है, आपस में भाई भाई। क्या रिलेशन है ये सब में? दे ऑल आर PI, क्योंकि देर इज डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ये 1 1
1 2 1 3 1 4, तो ये सब पोजीशंस में डिफरेंस है, तो ये सब क्या है, दे ऑल आर पी आई ऑफ ईच अदर। जैसे यहाँ पर ये देखो, ये सब आपस में क्या है, पी आई है। दे ऑल आर पी आई ऑफ ईच अदर, देर इज डिफरेंस इन द substituents, there is difference in the position of substituents। जैसे देखो, क्या है इन दोनों में रिलेशन, दे आर पी आई और सी आई, दे आर सेम, दे आर आइडेंटिकल। हाँ, तो दे आर आइडेंटिकल्स। चलो चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, अब तो हो गया ना, एक दूसरे का पी आई है, पोजीशन आइसोमर है। ये दोनों में सी आई, पी आई और सी आई, पी आई, क्योंकि देर इज डिफरेंस इन द पोजीशंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। चलो तो ये पहचान लोगे पोजीशन आइसोमर। आगे बढ़ते हैं, फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, तो यहाँ पर लिख लो, टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, TWO, टू ऑर्गेनिक कंपाउंड have same molecular formula, have same molecular formula, have same molecular formula, but different nature of functional group, but different nature of functional group, but different nature of functional group। Same molecular formula but different nature of functional group, different nature of functional group। जैसे देखिए, बताओ ये दोनों में क्या रिलेशंस, ये दोनों एक दूसरे का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है ना, एक ईथर है और दूसरा अल्कोहल है, तो ये दोनों एक दूसरे का एफ आई है, फंक्शनल आइसोमर है, दे आर एफ आई ऑफ ईच अदर। चलो इसी तरह एग्जांपल देखते चलो, क्या इरादा है बताओ।
यहाँ पर कम है, यहाँ पर कम बच्चे हैं, कुछ करेगी तुरंत दिख जाता है। बट अगर नंबर ऑफ बच्चे ज़्यादा रहते हैं तो रो क्यों रही है? दिन भर में कितना बार रोती है? 4, 5, 6? चलो बताओ सेकंड वाला। कुछ रिलेशंस नहीं है उन दोनों। फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर पढ़ रहा है तो फंक्शनल आइसोमर ही होगा ना। पहला फंक्शनल ग्रुप कौन, पहला वाला में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। देखो बोल रहा है कीटोन है, दैट वन इज ईस्टर। सेकंड वाला में कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो ये दोनों भी एक दूसरे का FI होंगे, फंक्शनल आइसोमर होगा। अच्छा 1 2 3। ये दोनों में क्या रिलेशन? फंक्शनल आइसोमर। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? अमाइड। और ये भी नाम बताया हूँ, ऑक्साइम बोलते हैं इसको, ऑक्साइम। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, सेम होगा, बट देयर इज डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप। तो ये दोनों भी फंक्शनल आइसोमर है। जैसे और देखिए, ये तीनों जो टाइप्स ऑफ एमाइड है ना, ये सभी क्या है आपस में? फंक्शनल आइसोमर है। टाइप्स ऑफ एमाइड, प्राइमरी एमाइड, सेकेंडरी एमाइड, टर्सरी एमाइड। नेक्स्ट, ये दोनों भी आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर। एक है साइनाइड तो दूसरा है आइसोसाइनाइड। ये दोनों भी क्या है? एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर है। पहला है फिनॉल तो दूसरा है अल्कोहल। ये पहला क्या है? फिनॉल, तो दूसरा क्या है? अल्कोहल। अगर OH बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच रहता है तो उसको फिनॉल बोलते हैं। अगर OH कार्बन से अटैच है तो उसको अल्कोहल बोलते हैं। ये एरोमेटिक है, चलो ये तो एरोमेटिक एलिफेटिक हो गया, ये समझ गया। नेक्स्ट, हाँ ये में इसमें क्या रिलेशन? फंक्शनल आइसोमर। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्डिहाइड और कीटोन। चलो, मतलब फंक्शनल ग्रुप आप लोग पहचान लेते हो। हाँ बिल्कुल, ये अल्डिहाइड और ये कीटोन से कुछ तो सीख रहा है, इंप्रूवमेंट है आप लोगों में। चलो, तो ये फंक्शनल आइसोमर पहचान लोगे। एक क्वेश्चन लिखो, राइट ऑल पॉसिबल अल्कन अमाइड
write all possibles alkane amide having 5 carbons, having 5 carbons, alkane amide having 5 carbons, alkane amide having 5 carbons, ओनली प्राइमरी लिखना है। मीन्स ये बोल रहा हूँ ना, ये अल्कन एमाइड और ब्रैकेट में प्राइमरी दे देना। मीन्स प्राइमरी एमाइड को कितना पॉसिबल है 5 कार्बन को लेकर कितना अमाइड बना सकते हो, ये अभी क्वेश्चन है। देखो तो कैसे सोचते हैं इसको, 5 कार्बन ये अमाइड, ये तो कितना अमाइड बना सकते हो आप। और ये ओनली यहां पर क्या ब्रैकेट में लिख लेना, स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर को ओनली देखना। अभी स्टीरियो एस्पेक्ट हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे ना, ये है एमाइड, अमाइड यही है। तो अभी कितना कार्बन है आपके पास, 4 कार्बन, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को हम अभी क्या कर रहे हैं ना, 3 कार्बन में बदल रहे हैं और एक साइड चेन है। तो साइड चेन क्या करेंगे, एक बार हम यहाँ पर साइड चेन, यहाँ पर देखो अमाइड आएगा, ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ से अमाइड जुड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे ना, एक बार मिथाइल यहाँ लगाएंगे और एक बार यहाँ लगाएंगे। 2 पॉसिबिलिटी है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ कि एक बार सी यहाँ लगा दिया और ये एक बार सी यहाँ लगा दिया। ये दोनों भी, ये सब क्या है, अगर इन दोनों में रिलेशन पूछे तो क्या बोलोगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर। और स्पेशली पूछूंगा कौन सा आइसोमर, फोकस्ड कर दूंगा तो दे आर पोजीशन आइसोमर, दे आर चेन आइसोमर। देखो यहाँ पेरेंट चेन में देखो कितना कार्बन, 5 कार्बन, यहाँ पर पेरेंट चेन में कितना कार्बन, 4 कार्बन। पेरेंट चेन में अलग हो गया ना, 4 कार्बन, 1 2 3 4 पेरेंट चेन। पोजीशन आइसोमर के लिए शर्त क्या था, पेरेंट चेन सेम होना चाहिए, साइड चेन सेम होना चाहिए, उसके बाद हम पोजीशन के बारे में सोचते हैं। अगर पेरेंट चेन ही अलग हो गया तो हम पोजीशन के बारे में क्यों सोचें, समझ रहे हो। तो अभी ये दोनों बन गया। और पॉसिबिलिटी है क्या बताओ, और पॉसिबिलिटी है। देखो आप क्या करते हैं ना, 3 कार्बन का यहाँ पर पेरेंट चेन लिया था ना, हम अब 2 कार्बन को लेकर सोचते हैं। 2 कार्बन, एक अमाइड, एक कार्बन तो अमाइड में इंगेज है, आपके पास 2 कार्बन बचा हुआ है। तो हम क्या करते हैं ना, एक इधर लगाते हैं और एक इधर लगाते हैं और यहां पर क्या जोड़ देता हूं, CONH2। ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो यही चार अमाइड, प्राइमरी अमाइड पॉसिबल्स है इससे। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, write all possible cyclic structure with molecular formula C4H6 C4H6 हाँ। write all possible cyclic structure having formula C4H6 having formula C4H6 C4H6। तो सबसे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले DU निकालें इसका, DU। अब DU कैसे निकालते हैं अब तो ये पता होगा नहीं सर 2, बिल्कुल बिल्कुल, DU इसका 2 आएगा। फॉर्मूला बताया था C+1 माइनस प्लस H प्लस X माइनस N/2 करके हम निकाल लेंगे DU। अगर नहीं किसी को दिक्कत होता है तो देखो दूसरा तरीका ये बताता हूं। आप क्या समझो ना, इसको अगर 4 कार्बन रहता तो अल्केन बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए बताओ, 10 चाहिए, 10 चाहिए ना। तो 10 माइनस कितना प्रेजेंट है, 6/2। अभी भी कितना आ रहा है,
2 ही आ रहा है ना, DU2 ही आ रहा है ना। कैसे किया देखो, दूसरा रूल क्या है, जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है आप उसको अल्केन मानते हुए हाइड्रोजन निकाल ले। 4 कार्बन मतलब 10 हाइड्रोजन होना चाहिए। 10 माइनस प्रेजेंट हाइड्रोजन कितना है, बाई 2 कर दो। तो इससे भी 2 ही आएगा। चलो ये तो ड्यू निकाल लिया। अगर DU2 आया है तो इससे क्या मतलब होता है, आपके पास क्या अधिकार है। DU2 का मतलब होता है 2 डबल बॉन्ड बना लो या 2 रिंग बना लो, एक डबल बॉन्ड बनाओ, एक रिंग बनाओ, यही लिखाया था ना ये सब। तो अभी हम देखो क्या कर रहे हैं ना, 4 कार्बन, एक रिंग बना दिया 4 कार्बन का और एक पाई बॉन्ड लगा दिया। हम 2 DU यूज कर लिए और देखो फॉर्मूला अभी भी C4H6 ही होगा, है या नहीं। 4 कार्बन, 2 4 और एक एक हाइड्रोजन उधर। चलो अब हम क्या करते हैं ना, कार्बन का साइज छोटा करते हैं, 3 कार्बन बनाते हैं, 3 कार्बन, 3 कार्बन। एक पाई बॉन्ड आपने यूज कर लिया, एक DU यूज कर लिया, एक बचा हुआ है, चलो ये भी यूज कर लिए। हाँ एक कार्बन है ना, एक कार्बन को मैं यहाँ रख रहा हूँ, एक कार्बन तो बच ही गया। और पॉसिबिलिटी क्या देखो, 3 कार्बन में और सोचो आप, यहाँ पर रख देता हूँ। और कोई पॉसिबिलिटी है 3 कार्बन का रिंग लेकर। और कोई पॉसिबिलिटी है, नहीं, लगा लिया दिमाग। क्या ये पॉसिबिलिटी बन सकता है, देखो क्या अभी अभी 2 DU यूज हुआ है, क्या अभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6 है। चलो तो ये भी पॉसिबिलिटी है। अब हम लोग एक एक स्ट्रक्चर और छूट रहा है, क्या, 2 रिंग लेते हैं हम, 2 रिंग लेते हैं ऐसा। अभी भी देखो DU2 है, 2 रिंग है, 2 DU यूज कर लिया आपने और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6 है। तो these 5 structure, these 5 cyclic structure are possible from C4H6। चलो उतना बुरा मत मानो, ये क्वेश्चंस एक्चुअली जेई एडवांस का पूछा हुआ है। जेई एडवांस में एक बार इंटीजर टाइप में पूछे थे, इंटीजर टाइप में, जेई एडवांस में इंटीजर टाइप का क्वेश्चंस होता है। आपको 0 to 9 आपको फिल करना पड़ता है, उसमें 0 to 9 उसका आंसर होता है। तो आपको वहां पर फिल करना पड़ेगा कि 7 8 नियरेस्ट इंटीजर। तो उसमें ये एक बार पूछा था कि इसका आपको टोटल स्ट्रक्चरल साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर बताओ इस फॉर्मूला से रिलेटेड। तो ये 5 पॉसिबल्स है। तो बहुत, या तो ये मिस करते हैं या तो ये मिस करते हैं। टोटल 5 पॉसिबिलिटी है, 1 2 3। 3 सोचना तो बहुत आसान है, बट ये दोनों थोड़ा सोचना डिफिकल्ट है। तो चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हेडिंग दे देना, दैट वन इज मेटामेरिज्म्स। मेटामेरिज्म्स, मेटामेरिज्म्स, मेटामेरिज्म्स। यहाँ पर खाली मेटामेरिज्म्स बचा होगा और एक टोटोमेरिज्म बता होगा। टोटोमेरिज्म्स अभी नहीं पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि टोटोमेरिज्म को समझने के लिए हमको रेजोनेंस आना चाहिए, रेजोनेंस आना चाहिए। तो उसको हम पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे, जब रेजोनेंस पढ़ा देंगे तब जाकर टोटोमेरिज्म पढ़ाएंगे, नहीं तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। आपको अभी मूवमेंट नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करना नहीं आता है। जब तक नहीं सीखोगे
पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट टॉटोमेरिज्म्स नहीं आपको समझ में आएगा, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो मेटामेरिज्म्स, एक मेटामेरिज्म्स ही बचा हुआ है, मेटामेरिज्म्स को अगले क्लास कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स पर चले जाएंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मीन्स नेक्स्ट क्लास का टारगेट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स को ओवर करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में टाइम लगेगा। फिर उसके बाद कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म्स। चलो आज के लिए इतना है।